दिल्ली टॉक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सविता भारती। हमारे साथ मौजूद हैं एसएमसी कैपिटल के सीएमडी डॉक्टर DK अग्रवाल जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आप आज जहां पर हैं, जितना आपने बड़ा एम्पायर खड़ा किया है सर, इसके पीछे पहले आप बताइए कि आपकी ये जर्नी कैसे रही, शुरुआत से लेके अंत तक की ये जर्नी कैसी रही आपकी? आपने कहां से शुरुआत की और अब जाके आपको कैसा फील होता है ये यहाँ तक पहुँचने में? देखिए, मैं अपनी शुरू से मैं कहाँ पर पैदा हुआ, कहाँ से मैंने स्कूलिंग की, मैं सारी बातें आपको बताता हूँ। एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर एक गांव है कांटी गांव। मेरा जन्म वहाँ पर हुआ, स्कूलिंग मैंने वहीं से की। 10th क्लास तक मेरी स्कूल वहीं से किया मैंने। और स्कूल में भी लगभग 1 किलोमीटर दूर स्कूल होता था, तो हम साइकिल से जाते थे। उसके बाद जो ग्रेजुएशन है वो मैंने चंडीगढ़ से की। उसके बाद फिर मैंने चार्टर अकाउंटेंसी की और 1990 के अंदर हमने ये एसएमसी जो है इसकी शुरुआत करी। 1990 में हमें प्रोफेशनल कोटा के अंदर जो सीए का बिंग चार्टर अकाउंटेंट, हमें एक टिकट मिली थी दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज की। वहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी। जिस समय हमने शुरुआत की उस समय हमारे पास 400 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस था, लगभग 5-6 लोग थे और बहुत ही छोटी पूंजी से हमने ये काम शुरू किया था, फ्यू लैक्स के अंदर। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज इंडिया के जितने भी स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज हैं, सभी की हमारे पास मेंबरशिप है। गिफ्ट सिटी के जो जितने भी एक्सचेंज है, 3 एक्सचेंज है वहाँ पर, उसकी मेंबरशिप है। दुबई गोल्ड एंड कमोडिटी एक्सचेंज के हम मेंबर हैं। इसके अलावा हम सेबी के रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, सेबी के रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर हैं। हमारी NBFC है जिसमें हम फंडिंग करते हैं। हम इंश्योरेंस ब्रोकिंग, कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ब्रोकिंग है जिसमें लाइफ नॉन लाइफ दोनों की हम कॉर्पोरेट इंश्योरेंस ब्रोकर हैं। रियल एस्टेट एडवाइजरी करते हैं, वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस है। और इसके अलावा बहुत ही बड़ी एक हमारी रिसर्च की टीम है जो कि हमारे क्लाइंट्स से उनको रिसर्च देती है। और लगभग फाइनेंशियल सर्विसेज में जितना भी एक्टिविटीज़ हो सकती है, लगभग सभी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। फ़ंड मैनेजमेंट के अंदर हमारा गिफ्ट सिटी के अंदर एक फ़ंड है कैटेगरी 3 का, तो और PMS हम सेबी रजिस्टर्ड PMS करते ही हैं। तो लगभग आज के दिन, जैसे मैंने बताया, हम 400 स्क्वायर फीट से ऑफिस शुरू किया था। आज इंडिया के अंदर लगभग 2500 हमारे ऑफिसेज हैं एसएमसी के नाम से, जिसमें 150 से ऊपर हमारी अपनी खुद की ब्रांचेज हैं और बाकी फ्रेंचाइजी ऑफिस हैं। लगभग 30 लाख इन्वेस्टर हमसे डील करते हैं। और हमारी लिस्टेड एंटिटी है, NSE और BSE दोनों जगह लिस्टेड है। और लगभग 4500 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हमारे यहाँ काम करते हैं। सर, जैसे कि आपने जब ये जर्नी शुरू करी थी तो कोई ऐसा मोड़ आया आपको जहाँ पे परेशानी हुई, और परेशानी हुई तो किस तरह की परेशानी का आपको सामना करना पड़ा जब आपने ये अपनी जर्नी शुरू की? देखिए, उतार चढ़ाव तो हर बिज़नेस में आते हैं और हमारे बिज़नेस में भी हमें 2001 के अंदर जब केतन पारिक एक स्कैम हुआ था और जिसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी क्रैश हुआ था, तो हम कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के भी मेंबर थे। और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज में हमारे जो केतन पारिक के जो ब्रोकर्स थे, जिनसे केतन पारिक डील करते थे, उन ब्रोकर से हमारा पेमेंट नहीं आया और काफ़ी बड़ा पेमेंट हमारा नहीं आया मार्केट से, केतन पारिक के ब्रोकर से भी और एक्सचेंज से भी। तो ऐसे समय में जब कि हमारा पेमेंट वहाँ से नहीं आया और जिन क्लाइंट्स ने हमारे थ्रू पैसा वहाँ लगाया था, तो उनको पेमेंट, क्योंकि पेमेंट उधर से आना था और हमारे क्लाइंट्स को जाना था, और मार्केट के अंदर जितने भी और ब्रोकर थे, अधिकतर ने क्या किया कि वहाँ से पेमेंट नहीं आया तो उन्होंने आगे अपने क्लाइंट्स को पैसा नहीं दिया। बट हमने ऐसे समय में भी, कि जबकि लायबिलिटी बहुत बड़ी थी, लगभग मैं बोलूँगा कि उस समय 100 करोड़ के आसपास की मतलब पैसा डिफ़ॉल्ट हुआ था जो कि हमें नहीं मिला था। बट हमने ये आपस में डिसीजन लिया सभी डायरेक्टर्स ने मिलके कि भले ही हमें वहाँ से पेमेंट नहीं आया, लेकिन हम अपने क्लाइंट्स को पेमेंट सबको देंगे। और आप समझिएगा कि हमने अपनी जितनी भी हमारी इक्विटी होल्डिंग्स थी, जितने भी हमारे पास पोर्टफोलियो था, वो सब हमने बेच दिया। इवन एक पार्ट ऑफ द ऑफिस भी हमने बेचा, बट हमने सबका पेमेंट किया। तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा संकट था जो कि हमने बड़ी हिम्मत से और बड़े धैर्य से और एक एथिकल वे के अंदर वो हमने उसको सामना किया। और उसी वजह से हमें उसका बहुत बेनिफिट भी हुआ, क्योंकि ऐसे समय में जब आप मार्केट के अंदर पेमेंट देते हो और आपका पेमेंट नहीं आता, तो ऐसे समय में
मार्केट के अंदर आपकी रेपुटेशन, एक आपका सम्मान बहुत बढ़ जाता है। और कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज के ब्रोकर्स थे और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के भी जितने ब्रोकर्स थे, क्योंकि हमारे पास NSE की मेंबरशिप थी और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी हम काम कर रहे थे, तो सभी कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज और दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज के अधिकतर मेंबर्स उस समय हमारे साथ जुड़ गए NSE और BSE के काम के लिए। तो उससे हमें एकदम ज़बरदस्त हमारे बिज़नेस को बूस्ट मिला और उसके बाद मुझे लगता है कि हम रुके नहीं और हमारा काम आगे बढ़ता ही गया। फिर जब इस जर्नी में आपने जब ये शुरुआत करी तो उसमें आपके माता पिता का कैसा स्वभाव रहा आपके साथ? मैं बोलूँगा कि माता पिता का सबसे बड़ा योगदान था। जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमने ऐसे केस में भी सबको पेमेंट दिया, ये कहीं ना कहीं जो ये मॉरल वैल्यूज़ है, वैल्यू सिस्टम है, वो हमें अपने माता पिता से ही मिला। हमारे पिताजी बहुत ही धार्मिक व्यक्ति थे। उन्होंने हमेशा हमें यही सीख दी थी कि सबसे पहले किसी भी विपत्ति के अंदर घबराना नहीं है और अपने वैल्यू सिस्टम, अपने जो वैल्यूज़ हैं उनको नहीं छोड़ना। तो आज मैं बोलूँगा कि हम एक बड़ी ऑनेस्टी से काम करते हैं, इंटेग्रिटी से काम करते हैं और मार्केट के अंदर एक हमारी जो पहचान है वो इसी इंटेग्रिटी से हमारी पहचान है। उस सारा वैल्यू सिस्टम आज हमें हमारे पिताजी से और हमारी माताजी ने जो हमें बचपन से एक जो पाला पोसा, और आज भी हमारी माताजी हमें जो सीख देती है वो कि बेटा किसी का भी दिल नहीं दुखाना, कोई भी गलत काम नहीं करना, भले कुछ भी हो जाए। ये सारी बातें हमें अपने माता पिता से मिली। और हम यही बोलेंगे कि अगर ज़मीन पे कोई भी भगवान है तो हमारे माता पिता हमारे लिए भगवान है। सर, आपके परिवार में जैसे आपके बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे हैं, हाँ जी। तो उन बच्चों का क्या योगदान रहा आपके इस जर्नी में? हाँ, देखिए, मेरे एक बेटा है आयुष अग्रवाल और एक बेटी है अंशिका अग्रवाल। और आयुष अग्रवाल की शादी नेहा अग्रवाल से हुई है, अंशिका अग्रवाल की शादी संयम गुप्ता से हुई है। और मैं बोलूँगा कि बच्चों का मेरे बिज़नेस के अंदर भी बहुत योगदान रहा। 2018 से लेकर 2020 के अंदर मेरे को PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दायित्व मिला था। 2020 में मैं PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट बना और उस समय चूँकि एक दायित्व था और बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी और लगभग 95% मेरा टाइम बिज़नेस में नहीं लगता था बल्कि PhD चैम्बर के काम में लगता था। और सबसे बड़ी बात है कि 2020 के अंदर कोविड आ गया था और कोविड के समय इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी एक ऐसे मीडियम की जो कि गवर्नमेंट के साथ और बिज़नेस के साथ एक ब्रिज का काम करे। तो ऐसे समय में हमने गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेट करके और 2020 के अंदर मैंने अपना पूरा समय, आप समझिएगा कि 2018 से, एक्चुअली मैं बोलूँगा कि 2018 से लेकर 2020 तक का जो समय है अपने बिज़नेस में ना लगा के मैंने PhD चैम्बर, जो कि एक बिज़नेस चैम्बर है और बिज़नेस इंडस्ट्री के लिए काम करती है और ख़ासकर MSME के लिए बहुत बड़ा काम करती है, तो मैंने ये इंश्योर किया कि MSME को, बिजनेसेस को कोई दिक्कत ना आए और उनकी जो भी इश्यूज़ हैं, जो कि भी उनकी समस्याएँ हैं, उन सभी का गवर्नमेंट से एक प्रॉपर उसका रेजोल्यूशन करवाएँ। और हम काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रहे। GST जब लागू हुआ उसके अंदर बहुत सारी बाद में दिक्कतें आई, तो हमने GST काउंसिल से बैठ के बात करके उसको काफ़ी प्रॉब्लम को सुलझाया। कोविड के टाइम पे बहुत लोगों को लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम थी, बहुत सारे डैमेज लग रहे थे क्योंकि वो शिप आ गया था, वहाँ से माल नहीं निकल पा रहा था, तो उनको डैमेज पड़ रहे थे। तो हमने बहुत सारा इंडस्ट्री को सपोर्ट किया और मेरा बहुत सारा टाइम वहाँ पर गया। ऐसे टाइम में क्योंकि बिज़नेस अफेक्ट ना हो, तो मेरे दोनों बच्चों ने, मेरा जो बड़ा बेटा है आयुष अग्रवाल बेटा है, उसने वेल्थ मैनेजमेंट का जो मेरा बिज़नेस है उसको संभाल लिया। और जो मेरी डॉटर है अंशिका अग्रवाल, जो मेरे एक रियल एस्टेट एडवाइजरी का बिज़नेस है, पूरा बिज़नेस पैन इंडिया का, उससे संभाला और आज भी वो बखूबी उसको संभाल रहे हैं। तो मेरे को कहीं पे भी उन्होंने ऐसा फील नहीं होने दिया कि मैं नहीं हूँ तो बिज़नेस कहीं भी अफेक्ट हो। तो मैं मान के चलता हूँ कि उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और आज भी वो मेरे को बिज़नेस में बहुत पूरी तरह से उन्होंने बिज़नेस को टेकअप कर लिया और बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। मतलब आपके बच्चे आपको बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं आपके बिज़नेस को। तो सर, उन्होंने नहीं सोचा कि अब उन्हें इस लाइन में नहीं जाना, आपको ये बिज़नेस में आने से पहले उन्हें कुछ और करना है या आपके साथ ही करना था उन्हें भी? देखिए, शुरू से ही उनका यही था कि हम कुछ भी करेंगे बहुत एफिशिएंटली करेंगे। तो चूंकि हमारा बिज़नेस है, ग्रोइंग है और इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है और जैसे मैंने बताया वेल्थ मैनेजमेंट एक बहुत ही
ग्रोइंग बिजनेस है और इसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, फंड मैनेजमेंट करना है, उसके अंदर हम सभी रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर है। तो मेरा बेटा जो है वो बहुत ही बखूबी इस काम को कर रहा है और उसका बड़ा इंटरेस्ट भी था और उसने यही कहा था कि पापा जो भी हमारा बिज़नेस है मेरे को इसको आगे बढ़ाना है। ऐसे ही बेटी ने भी, जो रियल एस्टेट एक नया बिज़नेस था और एक चैलेंजिंग बिज़नेस भी था हमारा, और जनरली गर्ल्स के लिए ये एक डिफ़िकल्ट बिज़नेस माना जाता है, बट उसने कहा कि मेरे लिए ये चैलेंज है और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। इन सब चीज़ों में एक बैकबोन भी होती है जो हमारी होती है, उसका किरदार किसने निभाया आपके परिवार में? देखिए, मैं बोलूँगा कि जैसे एक कहावत है कि किसी भी सफल आदमी के पीछे उसकी कोई ना कोई स्त्री का हाथ होता है। तो मेरे केस में मेरी वाइफ अर्चना अग्रवाल, और मैं बोलूँगा कि जब से शादी हुई है तब से लेके आज तक हर मुकाम पे, हर जगह उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है। कभी मेरे को किसी चीज़ की उन्होंने, जैसे मेरा टाइम पीएचडी चैम्बर में जाता था तब भी उन्होंने मेरे को पूरा सपोर्ट किया। कभी इस तरह का एक वर्क लाइफ बैलेंस है, कभी वर्क लाइफ बैलेंस बिगड़ता भी था तब भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं करी और हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, और मैं रियल में उनका थैंक भी करना चाहूँगा। और मैं बोलना चाहूँगा कि एक वास्तव में एक सफल आदमी बनने के लिए आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है और एक वाइफ का सपोर्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। मतलब उस कहावत के आप पूरे आप हैं कि जो एक सफल आदमी के पीछे किसी औरत का हाथ होता है, तो उस कहावत में आप पूरे फिट होते हैं ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरी तरह से इस बात को एग्री करता हूँ और मेरे केस में तो ये बिल्कुल ठीक है। और सर, जैसे कि आपने बताया कि आप पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं, तो सर इससे ये बताइए कि कोई एंटरप्रेन्योर करना चाहता है, एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए? देखिए, सबसे ज़रूरी है एंटरप्रेन्योर के लिए, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट रिस्क टेकिंग। तो आपको ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी कैलकुलेटेड रिस्क, वेल थॉट आउट डिसीजन, बट रिस्क लेने से आपको नहीं घबराना, दैट इज़ फर्स्ट। अगर कहीं आपको कोई अपॉर्चुनिटी लगती है और लगता है कि ये एक बहुत ही बिज़नेस अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो आपको रिस्क लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिज़नेस इज़ ऑल अबाउट रिस्क। सेकेंडली, आपका सोच बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर बिज़नेस में आपको ग्रो करना है तो आपका सोच लंबा होना चाहिए। यू हैव टू बी एम्बिशियस, और आपको बहुत ही, थर्डली मैं बोलूँगा कि यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव माइंडेड, क्योंकि बिज़नेस के अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बट कभी भी अपने लक्ष्य से आपको नहीं हटना। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड, वेरी पॉजिटिव माइंडेड, और अगर आपके पास ये क्वालिटी है तो आप किसी भी सिचुएशन में हर तरह से अपने आप को नेविगेट कर पाएंगे और बिज़नेस की किसी भी चैलेंज को सक्सेसफुली मीट आउट कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर DK अग्रवाल, जिन्होंने एंटरप्रेन्योर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र दिया है। देखते रहिए दिल्ली टॉक्स। नमस्कार।